व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक छोटा सा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा रह गया था, जो कि है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट 13 फैक्टर्स हैं और मोस्टली सभी बुक्स में, चाहे आप पूनम गांधी से पढ़ रहे हो, सुभाष दे से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, यही सभी फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो आपको कल तक पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है। 4 पार्ट्स आई गेस इससे पहले आ चुके हैं, तो आपको वो सभी पार्ट्स अच्छे से देखने हैं। मोस्टली बच्चों ने शायद देख भी लिए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रिपेयर हो गया या नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समवेयर अ बिट टेक्निकल एज कम्पेयर टू पार्ट ए, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार और देखो, 2-2 3-3 बार देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यही मौका है। चैप्टर 9 वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, अच्छे से हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट तो मैं नया ही अपलोड करूंगा, तो कल इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स। तो जो सबसे पहला आता है हमारे पास फैक्टर, वो आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर कंपनी को फंड्स रेज करने हैं, और तो अल्टीमेटली कंपनी के पास फिलहाल क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि कितना डेट हो और कितना इक्विटी हो, कितना पैसा ओनर्स का लगा हुआ हो और कितना पैसा बाहर वालों का लगा हुआ हो, यानी कितना ओनर्स फंड्स, कितना बोरोड फंड्स। अब देखो, दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ओनर फंड्स के भी और बोरोड फंड्स के भी। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए, सबके मेरिट्स डीमेरिट्स ध्यान में रखते हुए, आपको देखना है कि शेयर होल्डर्स का कहाँ पे फायदा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ओनर लोगों को ही फायदा नहीं होगा तो कंपनी का क्या मजा है। तो अल्टीमेटली ये सभी फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आता है कैश फ्लो पोजीशन। अब देखो, अगर आप डेट में जाना चाहो तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम डेट बढ़ाते हैं, अगर डेट बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। आपने शायद फाइनेंशियल लिवरेज वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर डेट बढ़ता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप डेट ले रहे हो, अगर आप बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में डेट अपने साथ एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लेके आता है। कैसा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कि आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही होगा। डेट के साथ इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आएगा ही आएगा। और अगर आपकी पोजीशन खराब है, आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो भाई समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल होंगी इन केस बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं रही, क्योंकि ये डेट है, ये परेशान कर देगा। तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है, अगर तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है, गुड कैश फ्लो पोजीशन, फिर तो आप डेट में जाओ, फिर तो आप डेट कंसिडर कर सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हम डेट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है। लेकिन इन केस आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया नहीं है, तो फिर आप डेट के साथ रिस्क मत लो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विटी में जाओ, शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू मत करो। मेरी बात समझे? ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर्स के ऊपर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दोगे, लेकिन डेट के साथ ऑब्लिगेशन आता है। वहां अगर पैसा नहीं हुआ तो फंस जाओगे। ठीक है। अगला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, रेशियोज में, अकाउंटिंग रेशियोज में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली एक वो रेशियो होता है जो बताता है कि आप कितने गुना प्रॉफिट कमा रहे हो। लाइक वाइज सपोज आप कमा रहे हो 5 लाख रुपीज, आपका प्रॉफिट है 5 लाख और इंटरेस्ट है 1 लाख, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट करके आपका 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है। 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये शो करता है कि मेरा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन तो 1 लाख रुपीज का है, मुझे कर्जा कितना उतारना है, 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ ध्यान रखना। 1 लाख का तो इंटरेस्ट देना है और कमा रहा हूं मैं 5 लाख, तो 5 गुना कमा रहा हूं, जितना मुझे बाहर वालों को देना है उससे 5 टाइम्स। तो ये एक ठीक सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन में डेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप ठीक ठाक कमा रहे हो। ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है, बढ़िया है, तो आप डेट के लिए जा सकते हो। ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो डेट। देखो, अगर ये और बढ़ा दूं, सपोज अगर मैं कह दूं अब मैं 7 लाख कमा रहा हूं और इंटरेस्ट देना है अभी भी 1 लाख, तो अब 7 टाइम्स हो गया, बढ़ गया। 7 गुना कमा रहा हूं तो और बढ़िया बात है। तो अगर मैं कहूं कि 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, कमाता हूं 10 लाख, तो 10 टाइम्स, 10 गुना कमाता हूं। तो यार देखो, ये चीजें सीधी सीधी दिमाग में आनी चाहिए कि जितना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना अच्छा है, उतना मैं सेफ हूं, तो मैं डेट बोरो कर सकता हूं। ठीक है। अगला होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। ये अल्टीमेटली इससे ही एक स्टेप अहेड है, 1 स्टेप अहेड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से 2 कदम और आगे या 1 कदम और आगे। आगे से मेरे कहने का क्या मतलब है? आगे से मेरे कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन कवर करता है।
लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये बोलता है कि भाई इंटरेस्ट तो चलो दे दोगे, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है वो भी तो देना है, वो भी तो देना है। तो अब सपोज मैं बोलता हूँ कि 1 लाख का इंटरेस्ट है, अब सपोज हम लोग मानते हैं कि हम लोग कमाते हैं 5 लाख और जो टोटल ऑब्लिगेशन है वो है 2.5 लाख, 2,50,000। ये जो है इस बार ये जो नीचे रखा है मैंने अमाउंट, ये इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब लोन का अमाउंट भी वापस जा रहा है इसके अंदर। तो अब देखो ये आया 2 टाइम्स, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी सिचुएशन नहीं है, ये रिस्की सिचुएशन है। अब ये जितना बढ़ता जाएगा उतना आप सेफ होते रहोगे। सपोज आप कमा रहे हो 10 लाख और आपका ऑब्लिगेशन है 2,50,000, तो अब आप 4 गुना कमा रहे हो, 4 टाइम्स। सपोज आप कमा रहे हो 25 लाख और ऑब्लिगेशन है 2,50,000, तो अब आप 10 गुना कमा रहे हो, 10 टाइम्स, तो और सेफ है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या सिग्निफाई हो रहा है, यहाँ से ये सिग्निफाई हो रहा है कि अगर मैं कमा अच्छा रहा हूँ, 8-10 गुना कमा रहा हूँ जितना मुझे देना है, तो कोई इशू नहीं है डेट लेने में, कर्जा लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली पे कर सकता हूँ। तो अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो हाई है तो आप डेट भी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन लो है तो फिर डेट में जाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि आपकी अर्निंग्स नहीं है, और अर्निंग्स नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली वही फाइनेंशियल लिवरेज वाला पॉइंट कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक ज़्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा आ रहा है तब तक आप डेट में जा सकते हो। मतलब कि आप कमाते हो 10%, फॉर एग्जाम्पल आप 10% आपका रिटर्न है और आपको पे करना है सिर्फ 5%, मतलब बाहर वाले को 5% देना है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इजीली डेट में जा सकता हूँ। यहाँ डेट में जाऊँगा तो मुझे फ़ायदा ही रहेगा। तो ध्यान रखो, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब तक आप डेट में जा सकते हो। अगर कम होने लगे तो वहाँ मत जाना, इक्विटी इशू करना, शेयर्स इशू करना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगला आता है कॉस्ट ऑफ डेट। देखो कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली क्या है। कॉस्ट ऑफ डेट वाले पॉइंट में हम लोगों को ये कंसिडर करना होता है कि अल्टीमेटली ये जो हम कर्जा ले रहे हैं इसका हमें कॉस्ट क्या पड़ रहा है, किस हिसाब से हम लोग को इसका सारा स्ट्रक्चर देखना है, इसका अल्टीमेटली कितना कितना इसके बदले मुझे पेमेंट करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो अगर आपको डेट सस्ते में अरेंज हो रहा है, अगर आपको डेट सस्ते में अरेंज हो रहा है, कॉस्ट कम पड़ रहा है, फिर तो आप डेट में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डेट काफ़ी महंगा पड़ रहा है और अदर सोर्सेज सस्ते पड़ रहे हैं, तो आप पैसा अदर सोर्सेज से अरेंज करो, डेट से मत करो। यानी इसकी कॉस्ट को कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, अगर वो सस्ता है तो उसमें चले जाओ, ये सस्ता है तो इसमें चले जाओ। ठीक है, अदर फैक्टर्स एज वेल, मतलब मैं सिर्फ इस पॉइंट को सिग्निफाई कर रहा हूँ। अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके बारे में बताओ, तो हम सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, उस पर आने वाला खर्चा। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली ये कॉस्ट होता है जब आप शेयर्स इशू करते हो या आप डिवेंचर्स भी इशू करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी पड़ती हैं, सारे के सारे प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ब्रोकर की ब्रोकरेज देनी पड़ती है। इन पे आने वाले खर्चे को ही हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट दे सकते हो इजीली, आपका सिचुएशन है ऐसा कि फ्लोटेशन कॉस्ट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप डेट भी इशू कर सकते हो, इक्विटी भी इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट देने के इच्छुक नहीं हो, मतलब नहीं देना चाहते, तो आप बैंक वगैरह से लोन ले लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। समझ रहे हो, ना इशू करो डिवेंचर्स, ना इशू करो इक्विटी, आप सीधा कहाँ जाओ, बैंक पे जाओ और लोन ले लो, ये एक ऑप्शन अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट दे सकते हो इजीली, इट इज इन योर कंट्रोल, अंडर योर कंट्रोल, तो उस सिचुएशन में आप डेट भी इशू कर सकते हो, इक्विटी चाहो इक्विटी इशू कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन। मेन बात है फ्लोटेशन कॉस्ट झेल लोगे या नहीं झेल लो, समझे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी ध्यान देना है, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ डेट जैसा है। जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डेट को इंक्लूड करने में। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ना कम हो गया तो फिर भाई एकदम हट जाना और इक्विटी पे चले जाना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो मेन बातें हैं वो आपको यही सारी की सारी ध्यान रखनी होती है कि हम लोग कितना कितना डेट इंक्लूड करें या कब कब इक्विटी इंक्लूड करें। तो मेन बात यही है कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में आप डेट तब तक रख सकते हो, लेकिन अगर आपका अर्निंग पर शेयर गिरने लगे तो फिर डेट से निकल जाओ और इक्विटी में चले जाओ। ठीक है, रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क में बेसिकली बात हो रही है फाइनेंशियल रिस्क की, एक कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क की। कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है, कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क से मतलब है कि कंपनी क्या पोजीशन है, क्या कंपनी सच में इस सिचुएशन में है कि वो इजीली इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकती है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे कर सकती है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट ना फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है। अगर मुझे किसी को पैसा देना है और एक फिक्स डेट नहीं है, उसने कहा चलो धीरे धीरे करके देते रहना, तो मेरे पे इतना बर्डन नहीं है।
लेकिन इंटरेस्ट वगैरह फिक्स्ड डेट्स के साथ आते हैं, तो वो काफ़ी बर्डन क्रिएट करते हैं। तो अगर मेरी कंपनी बर्डन नहीं झेल सकती तो भाई उस सिचुएशन में आपका रिस्क कंसिडरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी आप कंसिडर नहीं कर सकते, आपके रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है, तो डेट में बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन अगर आप रिस्क कंसिडर कर सकते हो, आपका रिस्क कंसिडरेशन अंडर कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप डेट में जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिस्क कंसिडरेशन पॉइंट ये बोलता है कि अपना फाइनेंशियल रिस्क देख लो, अगर फाइनेंशियल रिस्क हाई है तो मत जाओ डेट के अंदर, फाइनेंशियल रिस्क लो है तो फिर आप जा सकते हो। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप डेट में जा रहे हो, इन केस आप डेट में जा रहे हो, तो वो आपकी फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी को कम कर देता है। यानी कि अगर आप कर्जा लेते हो तो आप फिर और लोन नहीं ले सकते, आपको वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, समझे। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एक कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको लोन लेना पड़े तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज ना हो, आपके पास ऑप्शन हो कि हाँ हमें लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप इक्विटी में जाओ। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि तब की तब देखेंगे, फिलहाल फायदा डेट में है, तो फिर आप डेट में चले जाओ, नो वरीज एट ऑल। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो इक्विटी इज अ बेटर ऑप्शन। अगर डेट में चले गए तो अब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक, क्योंकि आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो और कोई भी आपको लोन देने से पहले सोचेगा, ठीक होगा। इसके बाद कंट्रोल, देखो कंट्रोल में किसकी बात हो रही है, शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल बना रहे तो वो कहेंगे कि भाई डेट इशू करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर्स दोबारा से इशू करोगे तो लोग दोबारा शेयर्स खरीदेंगे, नए शेयर होल्डर आएंगे, तो हमारा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होगा। सपोज आप और मैं, हम लोग शेयर होल्डर्स हैं और हमने क्या करा, कंपनी ने नए शेयर्स इशू कर दिए, तो बाहर से भी 8-10 लोग आ गए और 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, अब उनको भी शेयर होल्डर्स हैं तो वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है हमारी उनके साथ कोई बात बने, हो सकता है उनके साथ हमारी बात ना बने, तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो हमारा कंट्रोल बट जाता है, डाइल्यूट हो जाता है अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, उनको भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अभी तक हम मेजॉरिटी के साथ सारे डिसीजंस ले रहे थे, तो अगर हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल बना रहे तो कहाँ जाना है, डेट में। अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल का तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बस ये बोलता है कि देयर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेबी में भी हैं और कंपनीज एक्ट में भी हैं। तो चाहे आप शेयर्स इशू करो, चाहे आप डिबेंचर्स इशू करो, चाहे आप लोन लो, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन, बट रूल्स को ध्यान में रख लेना। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो सेबी ने बनाए हैं, जो कंपनीज एक्ट ने बनाए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आपको शेयर डिबेंचर इशू करने हैं। अगर आप रूल तोड़ोगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत हैवी पेनल्टीज हो सकती हैं, इवन ऐसा भी होता है कंपनी बंद हो जाती है। तो ध्यान में रखना है, काम कभी भी करो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए करो, ये पॉइंट बोलता है। अगला स्टॉक मार्केट कंडीशंस, स्टॉक मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इशू करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में मेनली 2 ही कंडीशंस होती हैं। देखो वैसे तो पूरी बिजनेस साइकिल होती है, लेकिन स्टिल मेनली हम लोग 2 बोलते हैं। एक होता है ये बूम वाला फेस और एक होता है डिप्रेशन वाला फेस। अब देखो अगर चल रहा है बूम का मतलब मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, खूब पैसा आ रहा है, तो इस सिचुएशन में शेयर होल्डर बोलता है कि इक्विटी इशू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्विटी इशू करेंगे ना तो शेयर होल्डर को फायदा है। इस टाइम बूम है तो शेयर होल्डर बोलेगा कि फटाफट लो भाई शेयर, खूब प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आएगा बहुत सारा। तो बूम के केस में शेयर होल्डर को, क्योंकि मतलब कि जो आने वाले शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को शेयर्स में फायदा होगा, तो वो बूम के टाइम पे इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए। अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन के केस में इन्वेस्टर ये सोचता है कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी हुई है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मार्केट गिरी हुई है, तो अब पता नहीं हम लोग इस चीज़ पे चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, पता नहीं कंपनी को डिविडेंड देगी या नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, तो डिबेंचर के केस में ये है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ये तो देना ही पड़ेगा, तो आपके डिबेंचर इजीली सेल आउट हो जाते हैं डिप्रेशन में। यानी अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो वो फटाफट पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन बूम के केस में अगर करोगे तो वहाँ पे मुश्किल है। बूम के फेस में कौन से करने हैं? इक्विटी, और डिप्रेशन के फेस में डेट। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। आपको कभी भी दूसरी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखना। सपोज कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है 3:1 और वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी 3:1 फेवरेबल हो। आप हमेशा अपनी सिचुएशन देखो, आप अपनी साइंस लगाओ। फ्योल और टेलर
दोनों ने बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। टेलर ने क्या बोला था, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, आप साइंस लगाओ, साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, साइंटिफिक फॉर्मूलाज लगाओ। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं कि डेट में फ़ायदा है या इक्विटी में फ़ायदा रहेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, बाहर वाले के दिमाग के पीछे नहीं चलना। अगर उस कंपनी को फायदा हो रहा है तो जरूरी नहीं है आपको फायदा होगा। तो डोंट लुक एट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाना है, समझे। ये बेसिक 13 पॉइंट्स हैं जिसको दिमाग में रखते हुए कोई भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी। इसके अलावा और भी 50 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यही हैं। स्टिल अगर किसी और बुक में कोई एक आधा फैक्टर और रह जाता है तो उसको रीड कर लेना। जब मैं रिवीजन कराऊंगा, केस स्टडीज कराऊंगा, तो वहां पे मैं कवर अप कर दूंगा। तो डोंट वरी एट ऑल, इसको पूरा करो। इसके बाद कल मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ इस चैप्टर की, फिर चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट पूरी करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।